इजरायली सरकार के शीर्ष स्तरों पर और आंतरिक कलह। पिछली रात रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने बड़ा खुलासा किया। आईडीएफ सेंट्रल कमांड चीफ मेजर जनरल आवी ब्लूथ को लाइव टीवी पर बर्खास्त किया गया। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ कार्यालय ने कहा कि उनसे सलाह नहीं ली गई थी और यह खबर उनके लिए चौंकाने वाली थी। इजराइल के चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में कात्ज ने मेजर जनरल दारो बार खलीफा की नियुक्ति की घोषणा की, जिन्हें वो जीत पर केंद्रित कमांडरों की पीढ़ी का हिस्सा मानते हैं। मेजर जनरल आवी ब्लूथ को वेस्ट बैंक में इजरायली समुदायों के समर्थन में प्रमुख नीतिगत पहलों का नेतृत्व करने का श्रेय है। पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने एक्स पर लिखा, मेजर जनरल आवी ब्लूथ एक साहसी और अत्यंत सफल अधिकारी है। उन्हें लाइव ऑन एयर बर्खास्त करना एक निंदनीय कृत्य है जो एक और सीमा लांघता है। आईडीएफ इजराइल राज्य की ढाल है। कमांडरों के अधिकार को कमजोर करना और आईडीएफ को राजनीतिक क्षेत्र में घसीटना आग से खेलने जैसा है, जो इजराइल राज्य को खतरे में डालता है। पूर्व रक्षा मंत्री और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी प्रमुख बेनी गैंज ने एक्स पर कहा, मैं ब्रिगेडियर जनरल एवी ब्लूथ को लगभग 30 वर्षों से जानता हूं। वो सैद्धांतिक, दृढ़ और व्यावहारिक अधिकारी हैं। आईडीएफ में तैनाती पर होने वाली चर्चाओं को लिक्विड प्राइमरी अभियानों का हिस्सा बनाना राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। आईडीएफ का राजनीतिकरण शासन नहीं बल्कि एक वास्तविक खतरा है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री व विपक्ष के नेता नफ्ताली बेनेट ने लिखा, सरकार अपने ही सैनिकों के खिलाफ है। बाहर से आईडीएफ को कमजोर करने और बड़े पैमाने पर भर्ती से बचने को बढ़ावा देने के बाद अब 7 अक्टूबर की सरकार ने अंदर से आईडीएफ को कमजोर कर पूरी अराजकता लाने का फैसला किया है। पूर्व आईडीएफ मेजर जनरल और कैसेट सदस्य एलेजार स्टर्न प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की अपील कर रहे हैं। इजराइल कात्ज प्राइमरीज पर ध्यान दे रहे हैं, सुरक्षा पर नहीं। रक्षा मंत्री ने सारा संयम खो दिया है, फिर भी कात्ज अपने फैसले पर अड़े हैं। उन्होंने आलोचकों के दावों को झूठ और सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान बताया। हम वापस स्टूडियो में हैं। मार्क, यहां क्या हुआ? लाइव टीवी पर खुलेआम घोषणा करना और फिर खुलेआम पलटकर कहना कि वास्तव में कोई घोषणा हुई ही नहीं थी। ये सब इतने सार्वजनिक तरीके से क्यों किया गया? तो ये अच्छा नहीं है, और सबसे पहले ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को फॉलो करता है वो जानता है कि ये सारी खबरें चरमपंथी बसने वालों की हिंसा के बारे में है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सुर्खियों में रहता है। सरकारें भी टिप्पणी करती हैं। विदेशी राजदूतों के लिए वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये कहानी दुर्भाग्यवश ये छवि बनाती है कि इजराइल बसने वालों की हिंसा के खतरे को पर्याप्त गंभीरता से नहीं ले रहा है। जब सेंट्रल कमांड के कमांडर, जो वेस्ट बैंक में इजरायली बलों के प्रमुख हैं, जब उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है या कहा जाता है कि वो नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बसने वालों की हिंसा पर सख्त नहीं है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश देता है और इसे समझना चाहिए। जब भी बसने वालों की हिंसा का कोई गंभीर मामला सामने आता है, और एक बार फिर हमें यह कहना होगा कि यह अधिकांश बसने वालों का मामला नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा अल्पसंख्यक समूह है जो कानून अपने हाथ में लेता है। लेकिन यह कहने के बाद हर बार जब वे कुछ करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रतिक्रिया होती है। हमें इसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मौखिक रूप से सहमत हैं। हमें इस अवैध गतिविधि पर नियंत्रण करना है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये कहानी कुछ लोगों को गलत संदेश देती है और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है कि इजराइल इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और खुद बसने वालों की हिंसा के मुद्दे से अलग, जब हम इस कहानी को देखते हैं तो यह निश्चित रूप से सिर्फ उसी के बारे में नहीं है। ये इस बारे में भी है कि राजनीति और सेना किस तरह से आपस में मिल जाती हैं और फिर क्या होता है। मेरा मतलब है, हमने देखा है सेना के राजनीति में दखल का असर क्या होता है, लेकिन जब राजनीति सेना में दखल दे तो क्या होगा? देखिए, इजराइल जैसे संसदीय चुनावी सिस्टम में चुनाव के समय यह स्वाभाविक है कि कुछ राजनेता अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अलग अलग मुद्दों का इस्तेमाल करें। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हो रहा है। जैसा कि मार्क ने सही कहा, और यह वैश्विक मंच पर सबसे परेशान करने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों में से एक है। आखिरकार जो आवी ब्लूथ ने यहां करने की कोशिश की
वो प्रशासनिक हिरासतों को फिर से लागू करने की कोशिश थी। एक ऐसा उपकरण जिसे इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक माना जाता है। और फिर इस पर सख्ती बरतने की उनकी इच्छा के कारण उन्हें रक्षा मंत्री द्वारा उनके पद से हटा दिया जा रहा है। ये सेना पर पर्याप्त कार्रवाई ना करने की आलोचना होती है, जबकि वो पुलिस नहीं है। उसकी लड़ने की क्षमता बहुत सीमित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्ट बैंक और यहूदा और सामरिया में सेना की भूमिका इजरायलियों की रक्षा करना है। यही उनका, आप जानते हैं, अस्तित्व का कारण है। और जब उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहां उन्हें पुलिस बल की तरह काम करना पड़ता है, तो जैसे ही कोई उच्च पदस्थ जनरल इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसे किनारे कर दिया जाता है। ये बहुत बुरा संदेश देता है। तो आपके राजनीति के हस्तक्षेप वाले सवाल पर दुर्भाग्यवश यह एक स्वाभाविक चीज है जो उदार लोकतंत्रों में होती है। दुर्भाग्यवश ये इजराइल के लिए वैश्विक मंच पर सबसे अहम मुद्दों में से एक पर हो रहा है। उठाया गया कदम इजराइल की मदद नहीं करता, बल्कि उसकी स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। और अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरा मतलब है, ये कहानी आगे कहाँ जाएगी? क्या हम आईडीएफ या काद्स की ओर से कोई विरोध देखेंगे? आगे के कदम क्या होंगे? हमने पहले ही आईडीएफ की आपत्ति सुनी है। आईडीएफ के प्रवक्ता जो सेना के लिए बोलते हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि सेंट्रल कमांड के प्रमुख को बदला जा रहा है और ये चीफ ऑफ स्टाफ के साथ समन्वित नहीं किया गया। बेशक यहाँ सेना पर नागरिक नियंत्रण के अहम मुद्दे हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सेना निर्वाचित सरकार के अधीन है। अगर निर्वाचित सरकार की मजबूत राय है तो सेना को सुनना पड़ता है। सेना नीति नहीं बनाती। दूसरी ओर कमान की एक तय श्रृंखला होती है और इन चीजों को सही तरीके से करना जरूरी है। मेरा मतलब है, रक्षा मंत्री कह सकते हैं कि वो सेंट्रल कमांड के प्रमुख से नाराज या परेशान थे क्योंकि सेंट्रल कमांड ने एक मुद्दे पर उन्हें अदालत में ले गया है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो उनका कर्तव्य था कि उस मुद्दे पर उन्हें कोर्ट में ले जाएं, तो ये मामला बहुत तकनीकी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये योजना बनाकर किया गया था, क्योंकि रक्षा मंत्री एक पैनल के साथ बातचीत कर रहे थे और सवाल पर उन्होंने बस जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं है कि उनका ऐसी सुर्खियां बनाने का इरादा था, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए।